हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं प्लस टू फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम करेंगे आज फर्स्ट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो लास्ट चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने पढ़ा था रुके हुए चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो जब चार्ज रुका हुआ है, रुके हुए चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा था जब इसकी स्पीड होती थी जीरो। तो चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो चार्जेस एट रेस्ट या इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। तो जब चार्ज रुका हुआ होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। आज क्या होगा, चार्ज चलेगा। तो कोई क्यू चार्ज चलेगा तो मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तब करंट प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से या तो स्मॉल आई से या तो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कभी भी कोई भी चार्ज किसी वायर में से फ्लो करेगा तो हम कहते हैं करंट आ गया। तो कोई चार्ज जब फ्लो करता है किसी वायर में से तो हम क्या कहते हैं, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट को स्मॉल आई से या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इंस्टेंटेनियस करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, हर इंस्टेंट पे जो चेंज हो सकता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या एक होता है एवरेज करंट। तो आई एवरेज, ये क्या बन गया जी, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट भी क्या हो गया, क्यू अपॉन टी। वही बात है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। तो Q को हमने लास्ट चैप्टर में क्या लिखा था क्वांटाइजेशन के अंदर, Q इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। चले जी, यूनिट्स की बात करते हैं। तो करंट की एसआई यूनिट्स क्या होंगी, एम्पियर। तो और क्या आप बोल सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होती थी तो करंट भी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक अब इसमें, ये था आज का पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो आज का पॉइंट नंबर 2 एक छोटी सी स्टोरी है, अच्छे से सुनना। पूरा ही कंसेप्ट आज की क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई कंडक्टर लेते हैं। तो सबसे पहले कोई कंडक्टर है। आपने सुना होगा कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रुके नहीं रहते, चलते रहते हैं। तो एक कंडक्टर में आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर आल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर ऑलवेज इन अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। ये सारे के सारे किसी ना किसी डायरेक्शन में, लेट से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है u1 वेलोसिटी से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है u2 वेलोसिटी से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है u3 वेलोसिटी से, तो डैश डैश ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है un वेलोसिटी से। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। क्यों, दिस रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। ये आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। तो कंडक्टर की थर्मल एनर्जी की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। और ये जो वेलोसिटीज हैं जिससे ये मूव कर रहे हैं ये बहुत हाई वेलोसिटीज होती है। तो thus the velocity of free electrons due to thermal conductivity of the conductor, thermal energy of the conductor is known as thermal velocity and is usually very large। तो इनका जो u1 वेक्टर u2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ये बहुत बड़ा होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर कॉपर कंडक्टर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड।
तो ये हाई स्पीड कितनी होती है, अप्रॉक्स 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है फॉर कॉपर कंडक्टर, अगर कॉपर कंडक्टर की बात करें। आगे चल के हम ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे भी। चलिए जी, तो ये रैंडम थर्मल वेलोसिटीज बहुत हाई होती हैं। ठीक है जी, तो फिर से एक बारी रिकैप करते हैं। एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली कभी भी किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव कर रहे हैं किसी किसी वेलोसिटी से। इन वेलोसिटीज को क्या बोलते हैं, वेयर u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर डैश अप टू un वेक्टर आर रैंडम थर्मल वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर के अंदर ये रैंडम थर्मल वेलोसिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। चलिए जी, अगर मैं इन सब का एवरेज लेता हूं तो एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब कि ये कंडक्टर था, एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से, कोई किसी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से। तो सच डैट कंडक्टर के अंदर ही अंदर इन सब की अगर मैं एवरेज लेता हूँ, एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी कि इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। एवरेज क्या होता है किसी भी चीज़ का, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n। तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन सबकी कटती जाती है और नेट आंसर कितना आता है, जीरो। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। तो जो रैंडम एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी आती है किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज की, वो हमेशा कितनी आती है, जीरो। चलिए एक पॉइंट और देखना, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज वेरी लार्ज। तो हमें पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ड्यू टू देयर रैंडम मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन सफरिंग कोलिजन्स। तो ये चलते चलते आपस में कोलाइड करते रहते हैं, या तो कहीं कहीं बीच बीच में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, तो पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं। तो with the positive ions in the conductor so that the net flow of electrons in any particular direction is zero, that is average random thermal velocity उनकी net हम कितनी मानते हैं, जीरो। इसको बाद में यूज करेंगे। चलिए जी, यहां तक एक बारी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और 2 बारी पढ़ लो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसी के अंदर नेक्स्ट स्टोरी क्या है, नाउ व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो देखो ये वही कंडक्टर है, इसके अंदर वही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडमली कहीं पे भी अभी मूव कर रहे थे। अब मैंने क्या करा, इस कंडक्टर को बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट किया मैंने। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है लेट से वी। तो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, हाई पोटेंशियल लेट से वी पॉजिटिव एंड लो पोटेंशियल लेट से वी नेगेटिव। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी। तो किन्हीं भी 2 कंडक्टर्स को वायर से जोड़ते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड कंडक्टर का एक एंड मैंने वायर से जोड़ दिया, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी कि कंडक्टर का ये एंड हो गया वी पॉजिटिव पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल पे। एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने कंडक्टर के दूसरे एंड से ज्वाइन कर दिया वायर के थ्रू, तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो यानी कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था वी नेगेटिव, तो कंडक्टर का दूसरा एंड हो गया वी नेगेटिव। तो वी पॉजिटिव क्या था, हाई पोटेंशियल, एंड वी नेगेटिव क्या था, लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या आती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब कंडक्टर के पास क्या थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली कहीं पे भी मूव कर रहे थे पहले तो। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हो तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन में लगाती है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन से ऑपोजिट लगाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक ही डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिससे अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट से पहला इलेक्ट्रॉन जो है
इस पे फोर्स लगी या इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कितनी लगी, एफ। तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स क्या होता था, जिस चार्ज को अभी आप अंदर लेके आए हो वो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से थी वो, एंड फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो यहाँ माइनस लगा दिया हमने कि भाई फोर्स की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हर इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। और सारे इलेक्ट्रॉन्स फोर्स लगने की वजह से अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेट से पहला इलेक्ट्रॉन v1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन v2 वेलोसिटी से जा रहा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन v3 वेलोसिटी से जा रहा है, डैश डैश, लास्ट इलेक्ट्रॉन vn वेलोसिटी से जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिया। चलिए जी, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो माइनस ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कराया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल के रख ली कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पे अगर फोर्स लगी तो वो एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो आप, कि उनकी वेलोसिटी धीरे धीरे तेज होती जाएगी। अब एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अब चेंज होगी उनकी। सारे अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव करते करते जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उन्होंने धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दिया। और अब उनकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आ रही है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। चलिए जी ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी आई, माइनस ई बाई एम, ये आ गया जी इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, तो एक्सेलरेशन आई माइनस ई बाई एम। चलिए जी, उसके बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से हाई पोटेंशियल आया, लो पोटेंशियल आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब एक्सेलरेट करेंगे एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। इन एडिशन टू देयर थर्मल वेलोसिटी, तो थर्मल वेलोसिटी पहले थी किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो थर्मल वेलोसिटी भी अभी है, वो खत्म नहीं हुई, वो रैंडमली थी किसी भी डायरेक्शन में। तो उसके एडिशन में अब एक और वेलोसिटी आ गई, जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस मैं बाहर से जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना छोड़ दूं, तो ये फिर से किसी ना किसी रैंडम थर्मल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करती है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी, तो the gain in velocity of an electron due to electric field takes place only for a very short time। नोट करो इस पॉइंट को, कि जो ये वेलोसिटी अब एक डायरेक्शन में आती है ये ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रहती, थोड़े ही टाइम के लिए मेंटेन रहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है तो वो कोलाइड हो जाता है, टक्कर खा जाता है। बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स इट गेट्स कोलाइड विद अगेंस्ट द पॉजिटिव आयन इन द कंडक्टर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चलना स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करता है, स्पीड पकड़ता है, वो एक पॉजिटिव आयन से फिर टकरा जाता है। तो जैसे ही टकराता है तो वो अपनी फिर से रैंडम थर्मल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। द इलेक्ट्रॉन देन स्टार्ट्स विद द फ्रेश रैंडम थर्मल वेलोसिटी। चलिए मैं अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्या हो क्या रहा है, कि ये कंडक्टर था, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन मैंने जैसे ये बना लिया, ये रैंडमली कभी भी कहीं पे भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, लेट से u1 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। फिर मैंने क्या करा, इस u वेलोसिटी को क्या कहते हैं, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। फिर मैंने क्या करा, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, ये एंड आ गया जी हाई पोटेंशियल पे, ये एंड आ गया जी लो पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स लगा कितना, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
फोर्स कहाँ लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने ले लिया नेगेटिव। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है जी, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसके पास एक्सेलरेशन आ गई माइनस ई बाय एम। तो अब ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को कह देते हैं वी वेलोसिटी से ये मूव करने लग गया। अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एकदम से आगे आ गया पॉजिटिव आयन, इससे टकरा गया। जैसे ही टकराया फिर ये अपना पाथ भटक गया और ये किसी रैंडम थर्मल वेलोसिटी से मूव करने लग गया। ये इलेक्ट्रॉन 2-3 सेकंड ऐसे मूव करता है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करती है इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फिर से अपना काम किया और ये फिर से धीरे धीरे सीधा हो जाता है। फिर ये ऐसे चलता है किसी डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो फिर ये स्पीड पकड़ता है, जैसे इसकी स्पीड थोड़ी अच्छी बढ़ जाती है ये फिर से टक्कर खा जाता है, किसी पॉजिटिव आयन से टक्कर खा के फिर ये अपना पाथ भटक जाता है। फिर ये किसी रैंडम थर्मल वेलोसिटी से मूव करने लगता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करना स्टार्ट करती है। फिर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बनाने लगता है। तो थोड़ी सी स्पीड बनाता है फिर ये टकरा जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता जा रहा है। जैसे कि एक छोटा सा वैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी ने बचपन में छोटे होते हुए वीडियो गेम्स खेलते होंगे। उन वीडियो गेम्स में रेसिंग गेम्स भी होती थी, जैसे आपके हाथ में एक रिमोट है और आपके पास एक बाइक है। तो बाइक ड्राइवर क्या करता है, आपका काम क्या होता है, रिमोट का बटन दबाना और उस बाइक वाले को आगे लेके जाना और रेस को जीतना है। तो क्या होता है, आप रिमोट का बटन दबा रहे हो और वो स्ट्रेट 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 जा रहा है। तो ये तो आपके कंट्रोल की वजह से जा रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहा है। अब एकदम से क्या होता है, आगे जाके वो टक्कर खा जाता है, यहाँ कहीं कोलिजन हो जाती है। तो जैसी कोलिजन होती है फिर आप रिमोट बेशक बटन दबाते जाओ लेकिन वो रैंडमली ऐसे 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 कहीं गिरता है, जाके ऐसे ऐसे मूव करने लग जाता है। तो वो क्या है, रैंडम थर्मल वेलोसिटी यू। फिर आप फटाफट से बटन प्रेस करते रहते हो, फिर वो वापस आता है, फटाफट से बाइक उठाता है और फिर सीधा चलता है। क्यों, क्योंकि आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली दे रखी है, तो वो सीधा चलने लग जाता है किसी वी वेलोसिटी से। फिर थोड़ी देर बाद कोलिजन हो जाती है, तो कोलिजन की वजह से वो फिर कहीं ना कहीं गिर जाता है उल्टा पुल्टा होके। तो फिर किसी रैंडम थर्मल वेलोसिटी यू से चलने लग पड़ता है। फिर आप बटन दबाते जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली, फिर वो उठ के वापस आता है, फिर सीधा सीधा चलता है। तो ये जो सीधा सीधा चलता है इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड बनाने लगता है लेकिन बनाते ही कोलिजन हो जाती है, कोलिजन होने से फिर वो रैंडमली चलने लग पड़ता है। तो ये फंडा है। तो जो सीधा चलने का टाइम होता है, मतलब जब वो वी वेलोसिटी से चल रहा है सीधा सीधा अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहते हैं वो टाइम पीरियड बड़ा ही छोटा होता है। वो कॉन्टिन्यूसली स्पीड गेन करता है, 0, 10, 20, 30, 40, 60 इतनी देर में कोलिजन हो जाती है और फिर वो लड़खड़ा जाता है और कहीं ना कहीं जाके रैंडमली यू वेलोसिटी से चलने लग पड़ता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करती है, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। फिर वो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करता है, वी स्पीड इंक्रीज करता है, इतनी देर में फिर से उसकी कोलिजन हो जाती है। तो टक्कर होते ही फिर वो रैंडमली इधर उधर मूव करने लग पड़ता है यू वेलोसिटी से रैंडम थर्मल वेलोसिटी से। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वेलोसिटी गेन होती है वी वेलोसिटी से वो चलता है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए ही चल पाता है। थोड़ी सी उसकी स्पीड बनने लगती है, इतनी देर में वो दोबारा से कोलाइड कर जाता है किसी पॉजिटिव आयन के साथ कंडक्टर के अंदर। तो जैसे ही टक्कर खाता है तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन देन स्टार्ट्स विद द फ्रेश रैंडम थर्मल वेलोसिटी, फिर वो फ्रेश रैंडम थर्मल वेलोसिटी से मूव करता है जिससे वो पहले मूव कर रहा था। The short time for which a free electron accelerates before it undergoes a collision with the positive ion in the conductor is called relaxation time. तो मैंने आपको कहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करती है तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चलने लग पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए वो सीधा चल पड़ता है, इतनी देर में उसकी दोबारा से कोलिजन हो जाती है। तो जितनी देर के लिए वो इलेक्ट्रॉन सीधा चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये कंडक्टर था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स था जो रैंडमली कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब मैंने इसको पोटेंशियल से बैटरी से कनेक्ट किया, ये आ गया जी हाई पोटेंशियल पे, ये एंड आ गया लो पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पे फोर्स लगी तो मास इनटू एक्सेलरेशन आई। एक्सेलरेशन आने का क्या मतलब होता है, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये किसी v वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड अभी भी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ता है। इतनी देर में उसकी कोलिजन हो जाती है किसी पॉजिटिव आयन से, और वो फिर से अपना पाथ भूल के इधर उधर रैंडम थर्मल वेलोसिटी u से मूव करता है। तो जितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सीधा सीधा मूव करता है v वेलोसिटी से, उस टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और टाउ से डिनोट करते हैं। तो द शॉर्ट टाइम, क्योंकि उसकी दोबारा कोलिजन हो जाती है, द शॉर्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन, जस्ट कोलिजन से पहले तक के टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और टाउ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है जी, फिर आगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर accelerates for a time tau1 before it undergoes collision, then it will attain velocity v vector given by, चलिए जी देखना ध्यान से मैं क्या बात कर रहा हूं, कि एक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली पहले तो मूव कर रहे थे u1 वेलोसिटी से, जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फोर्स लगने से सीधा सीधा चल पड़ा किसी v वेलोसिटी से। तो लेट से पहला इलेक्ट्रॉन v1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन v2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये v1 वेलोसिटी के ऊपर कमेंट करते हैं हम। तो v1 वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले किससे मूव कर रहा था, u1 वेलोसिटी से, फिर एक्सेलरेशन लगी टाउ वन टाइम के लिए, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 वेक्टर। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन लिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, पहले वो मूव कर रहा था किसी रैंडम थर्मल वेलोसिटी u2 वेक्टर से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उसके ऊपर एक्सेलरेशन आई a, कितने टाइम के लिए सीधा चला, वो टाउ टू टाइम के लिए सीधा चला, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो डैश डैश v3 वेक्टर v4 वेक्टर ऐसे ऐसे निकालते जाएंगे, और nth वेक्टर nth vn वेक्टर क्या आएगा, nth इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक लास्ट में एक और इलेक्ट्रॉन था, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी रैंडम थर्मल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाउ एन, रिलैक्सेशन टाइम टाउ एन। तो मैंने गलती से टाउ के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया, टाउ तो टाइम है, तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन के ऊपर लगा सकते हैं। और सबकी एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए मैंने a1 a2 नहीं लिखे, क्योंकि एक्सेलरेशन सबकी क्या आई थी, -e/m। तो सब इलेक्ट्रॉन्स का ई सेम होता है, चार्ज सेम होता है, मास सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सबको कांस्टेंट दिया है, तो एक्सेलरेशन सबकी कांस्टेंट है a। चलिए जी, फिर अब फाइनल बात करते हैं हम कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी किसी वेलोसिटी से v1 v2 v3 v4 डैश डैश vn वेलोसिटी से जो जा रहे हैं, तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन्हीं सारी वेलोसिटीज की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं v1 v2 v3 v4 v5 डैश vn वेलोसिटी से, उन सब वेलोसिटीज की जो एवरेज होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी के लिए हम सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच free electrons in a conductor gets drifted under the influence of external electric field across the conductor. It is denoted by vd। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर प्लस डैश डैश vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n। चलिए वैल्यूज डालते हैं। v1 वेक्टर अभी अभी हमने क्या निकाला था, u1 प्लस ए टाउ वन। फिर v2 वेक्टर क्या निकाला था, u2 वेक्टर प्लस ए टाउ टू। v3 वेक्टर क्या निकाला था, u3 वेक्टर प्लस ए टाउ थ्री प्लस डैश डैश vn वेक्टर क्या हो जाएगा, un वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ एन होल डिवाइडेड बाय n।
इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। U1 वाले सारे इकट्ठे कर लिए, U1 U2 डैश U3 डैश अप टू UN वेक्टर डिवाइडेड बाय n एक तरफ कर लिया, प्लस एक्सेलेरेशन सब में से कॉमन निकाली, टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाइम सारे इकट्ठे कर लिए, रिलैक्सेशन टाइम डैश टाउ n डिवाइडेड बाय n। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो ध्यान से, वो क्या थी? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी कितनी आती है? 0। तो ये हो गया जी 0। इक्वेशन नंबर 2 देखो, अब ये देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या किया था, ये एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी कितने थे? 0। ये थी इक्वेशन नंबर 2 जिसमें मैंने एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाली थी -E/m। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू डाल दी -E/m, और इस पूरे टर्म को बोल देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ये पूरी टर्म को बोल दिया मैंने इज इक्वल टू टाउ एवरेज, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपने लिख ली है, याद रखना पेपर में आती है ये। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जितनी देर के लिए वो सीधा सीधा मोशन कर रहा है, कोलिजन से जस्ट पहले तक के टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। या आप ऐसे भी बोल सकते हो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ये भी बोल सकते हो। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर आ चुका है। क्या आया जी? 0 खत्म हो गया, तो -E/τ/m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर क्या आया फाइनली? -E/τ/m। CTM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर आया -E/τ/m। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड में वेक्टर है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये सिर्फ बता रहा है हमें माइनस साइन। जैसे कि हमें ध्यान है कि कंडक्टर को जब मैंने बैटरी से कनेक्ट किया था तब इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी किसी वेलोसिटी से। उन्हीं वेलोसिटीज की जो एवरेज मैंने निकाली उसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 3, और ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, CTM कमिट टू मेमोरी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E/τ/m। ई क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। टाउ क्या है यहाँ पे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्या बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V/L भी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। वैसे तो -dV/dr होता था। तो ये देखो यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई करा था V पॉजिटिव, यहाँ पे V नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V। तो ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा। एंड L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये देखो L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो V पता होगा, L पता होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? -dV/dr। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट्स वही मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटी सी वेलोसिटी आती है। रैंडम थर्मल वेलोसिटी आपको याद है कितना आता था? तो एक चलो एग्जांपल में देख लेते हैं। इन केस ऑफ कॉपर, अगर कॉपर की बात करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे रैंडमली वो लगभग 10⁻6 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर होती है थोड़ी देर के लिए ही होती है, और तब कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो है स्पीड गेन करता है वो लगभग बस इतनी ही कर पाता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड या 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन करता है। इतनी देर में उसकी दोबारा से कोलिजन हो जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग ये है, एंड रैंडम थर्मल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में थी वो बहुत ज्यादा थी, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ कॉपर कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट था। कन्वेंशनली तो डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज जहां फ्लो करता है उस डायरेक्शन में होता है, या जहां नेगेटिव चार्ज जाता है यानी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमें तो बात करनी थी करंट की। तो देखो ध्यान से, ये कंडक्टर था, ये हमने लगाया कंडक्टर के साथ बैटरी, बैटरी का हाई पोटेंशियल, बैटरी का लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, सारे चार्जेस जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो चार्जेस से, नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना होता है। या अगर यहाँ पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आयंस ऐसे मूव करेंगे, और नेगेटिव आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो करंट होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव आयंस वाली मूवमेंट में ही होता है। जहां पॉजिटिव आयंस जाएंगे वहीं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं, या जहां नेगेटिव आयंस जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं। चलिए जी, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या था, dQ/dt। एवरेज करंट क्या था, Q/T। Q को क्या लिख सकते थे, NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बाय T। करंट की यूनिट एम्पियर, करंट एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ड्रिफ्ट करंट। खत्म हो गया पूरी तरह से, आप इसको अच्छे से पढ़ के रखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।